नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। और बहुत लंबे समय के बाद आज हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य पर, क्योंकि इससे पहले हम जितनी भी क्लासेस हमने लगाई हैं उसमें हमने बात की थी हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आज एक बहुत लंबे समय के बाद आज हम फिर से हिंदी साहित्य को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने रीतिकाल को किया था, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल आधुनिक काल को। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, तो उन्हें हम पहले उन पर अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन बिंदुओं में मुख्य रूप से किन चीज़ों की ओर केंद्र किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समय। आधुनिक काल का जो समय है, जो उसका आरंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में माना जाता है। आधुनिक शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, जो आज का जो युग है, जो आज का समय है, उसे आधुनिक कहा जाता है। तो इससे पहले आप सभी जानते हैं रीतिकाल में, भक्ति काल में, इन सभी में जो हम बात कर रहे थे, उसमें जो साहित्य का रूप देखने को हमें मिल रहा था वह रूप पूर्ण रूप से प्राचीन था। उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा था, इस तरह से अन्य भाषाओं का उसमें प्रयोग किया जा रहा था। परंतु आधुनिक, जिस प्रकार से आज का जो युग है, उसके अंदर प्राचीन युग से क्या परिवर्तन आए हैं साहित्य में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 19वीं शताब्दी का समय आप सभी जानते हैं कि जो 19वीं शताब्दी का समय था वह सभी हमारे लिए आधुनिक समय ही था। इसके बाद में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है आधुनिक काल को। स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड जिसको बोला जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल के अंदर जो भी रचनाएं लिखी गई वह पूर्ण रूप से जो जन साधारण थी उनके लिए लिखी गई। और दूसरा, गद्य व पद्य, इसके साथ साथ अन्य जो संस्मरण हैं, उन सभी चीज़ों का जो लेखन या जो रचना हुई इस काल के अंतर्गत हुई। अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा वह है पद्य व गद्य पत्रकारिता भाषा। जो हम बात कर सकते हैं कि जो पद्य व गद्य व पत्रकारिता जो है, उसका विकास भी इस काल में हुआ। जहां हमारे पास में इससे पहले जब हम रीतिकाल की बात करते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं, उस समय में जो पद्य का जो विकास था वो बहुत तेजी से चल रहा था। जिन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था वह भी अन्य भाषाएं थी। परंतु इस समय में आते आते गद्य के साथ पद्य और उसके साथ पत्रकारिता, जो पत्रकारिता जिसने हमारे देश में आज आज़ादी के लिए कार्य किया, पत्रकारिता का हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक हमारे पास में योगदान रहा है हमारी आज़ादी में भी। क्योंकि देशभक्ति की भावना जो जगाई वह पत्रकार या पत्रकारिता के द्वारा ही जगाई गई। जो भी पत्रिकाएं लिखी गई उनमें जब देशभक्ति की भावना की बात की गई और लोगों के द्वारा जब उसे पढ़ा गया, वह लोगों तक पहुंची, तब लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने देश के लिए कुछ करना शुरू किया। तो इस प्रकार पद्य, गद्य व पत्रकारिता भी इस युग के अंदर बहुत अच्छे तरीके पे हुई, मोटे तौर पर हुई। इसीलिए इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। धर्म प्रचार के जनसाधारण भाषा। अब देखिए इसका कारण क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है। इस समय में आप सभी जानते हैं 1800 में फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी जो स्थापना हो गई थी। और जो अंग्रेज़ जो भारत में आ चुके थे, हम सभी जानते हैं कि 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारत में जो अपना व्यापार करना शुरू किया। और बहुत सारे ऐसे जो कंपनियां थी, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं पुर्तगाल सबसे पहले आया, फिर डच आए, फिर हमारे पास में अंग्रेज़ आए, इस तरह से फ्रेंच जो आए, इस तरह से चार जो महत्वपूर्ण जो कंपनियां हैं वह स्थापित की गई थी भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप सभी ने सुना है। तो उन्होंने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और भारत के अंदर व्यापारिक जो कार्य है अपने शुरू किए थे। परंतु भारत में वह आए थे व्यापार के लिए। जिस प्रकार महारानी एलिजाबेथ और इन सभी ने व्यापार के लिए जो भारतीय जो राजा थे उनसे अनुमति ली थी, परंतु व्यापार को करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक कार्यों में भी भारत के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो भी बाहर से, जैसे अंग्रेज जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार यहाँ पर करना शुरू करा। धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने, जिस प्रकार से हम जानते हैं रीतिकाल में जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया वह थोड़ी कठिन थी, जो जनसाधारण थे उनके लिए उसे समझना बहुत मुश्किल था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के द्वारा भी जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो बहुत ही कठिन भाषा थी। तो जन के पास, जन अर्थात जो साधारण जो लोग थे, उनके लिए जो अंग्रेज जो भारत में आए थे, उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए जनसाधारण अर्थात जो आम भाषा थी उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे
उनका जो मकसद था कि हम भारत में अपना मिशनरी जो धर्म जो है, हम अपना जो जिस मिशन पर हम आए हैं उसे हम पूरा करें, और उन्होंने जनसाधारण भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि कविता के अंदर हम ये नहीं कह सकते, जब हम पद्य को लिखते हैं हम ये नहीं कह सकते जो हमारी बात है बहुत आसानी से जनता के पास पहुंच रही है, परंतु गद्य को पढ़ना पद्य की अपेक्षा बहुत आसान है। इसीलिए जब गद्य शुरू हुआ तो जनसाधारण उसे पढ़ने में कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ा, और इस तरह से जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया जाने लगा और गद्य का विकास होना शुरू हो गया जी। इसके बाद मुद्रण कला का आविष्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यह पत्रकारिता का युग था, और यदि पत्रकारिता है तो मुद्रण टाइप, जो टाइपिंग को हम बोलते हैं उसे मुद्रण बोला जाता है। तो मुद्रण का आविष्कार भी इसी कला में हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, हम हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में सुनते हैं, और भी बहुत सारी कवि वचन सुधा, उदंत मार्तंड, वो तो बहुत पहले की एक हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे पहली जो एक पत्रिका जो थी उदंत मार्तंड थी वो। तो इस तरह से मुद्रण कला का जो आरंभ है वह शुरू कर दिया गया था इसी काल के अंदर। राष्ट्रीय भावना विकसित, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, यदि पत्रकारिता होगी, यदि पत्र समाचार पत्र छापे जाएंगे तो उनके अंदर यह बात साधारणतः लिखी जाएगी कि हमारे देश में किस प्रकार की जो कठिनाइयाँ इस समय आ रही हैं, सभी जो स्थितियाँ होंगी वह प्रस्तुत की जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने निडर होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा, जिससे जो लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। आधुनिक काल की नींव की यदि हम बात करें तो वह भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सभी नाम सुनते हैं, जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन भी लिखी थी। तो इस प्रकार उन्होंने जो आधुनिक काल है उसकी नींव रखी, क्योंकि आधुनिक काल को जब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल की उपविभाजन किन किन रूपों में किया गया, तो उसमें जो सबसे पहला जो चरण दिया गया है वह भारतेंदु जी के नाम से दिया गया है, क्योंकि भारतेंदु जी ने ही देशभक्ति की भावना का जो सबसे पहला प्रयास किया था साहित्य के द्वारा। साहित्य जन जीवन के निकट, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि साहित्य जन जीवन के निकट होने का कारण क्या था। देखिए, कविता को पढ़ना बहुत कठिन था। अगर हम बात करें अपेक्षाकृत हमारे जो कविताओं को लिखा गया था, तो यदि कहानी को पढ़ना और कविता को पढ़ना है तो उसमें से जो आसान होगा वह कहानी होगा, क्योंकि कहानी जो है वह गद्य के रूप में आती है। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि साहित्य की यदि हम बात करें तो साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम बात करते हैं गद्य व पद्य की। तो गद्यांश और पद्यांश भी हम, जैसे गद्य के जो अंश हैं और पद्य के जो अंश हैं उनकी हम बात करते हैं। तो गद्य में हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उनमें किसी भी प्रकार की अलंकृत या छंदों का, अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु कविताओं में ऐसा किया जाता है। यदि आप कविता को पढ़ना चाहते हैं तो आपको व्याकरण का, जो भी पद्य के लिए जो व्याकरण है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए साहित्य जनजीवन के निकट क्यों हो गया था, क्योंकि इस काल में गद्य का विकास पूर्ण तौर से हुआ था, बहुत अधिक रूप में हुआ था। तो इसीलिए आम जो लोग थे, जो जनजीवन था, वह बहुत आसानी से साहित्य को पढ़ सकता था। जिस प्रकार से हम नाटक की बात करें, हम गोदान की बात करें, इस प्रकार से जनजीवन के निकट होने का कारण दूसरा ये भी था कि जो समाज की उस समय जो स्थिति थी, जिस प्रकार हम नारियों की स्थिति की बात करें या हम शोषण की बात करें, जिस प्रकार से वर्गों को बांटा गया था उन वर्गों पर बात करें, तो इस तरीके से जो साहित्य रचा जाने लगा था वह आम जीवन पर या सामाजिक स्थितियों के अनुसार लिखा जाने लगा था। इसलिए जो साहित्य था वह जन जीवन के बहुत निकट आ गया था और लोग उसे पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो गए थे, ताकि वह समाज की जो स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और कवियों के द्वारा और लेखकों के द्वारा भी उसी भाषा का प्रयोग किया गया जिसे सरलता से आम लोग समझ सकें। तो आशा करता हूँ आपने इसे समझा होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं नामकरण की। आदिकाल का जो नामकरण है उसको हमने पढ़ा था, कई रूपों में बताया गया था। इसी काल रीति काल के नामकरण को भी हमने पढ़ा था। सभी जो भी नामकरण थे, भक्ति काल का नामकरण, उसे भी हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे आधुनिक काल के नामकरण को भी। गद्य काल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि गद्य काल कहा जाता था इसे, यह नामकरण दिया गया था हमारे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा। आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे नामकरण किए गए हैं। और भी हम बात करें यदि, तो आदिकाल का जो नामकरण है, जिसको
बहुत सारे वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। अन्य जो नाम दिए गए वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही दिए गए। और बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने बहुत कुछ हिंदी साहित्य में लिखा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया है वह भी आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। आधुनिक काल की यदि बात करें तो यह नाम दिया गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा और गणपति चंद्रगुप्त, इन दोनों के द्वारा जो नाम दिया गया, जो सहमति दी गई, आधुनिक काल के नाम से ही दी गई। तो जो आधुनिक काल का यहाँ पर जो नाम मैंने लिखा है वह दिया गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त जी के द्वारा। और वर्तमान काल का जो नाम दिया गया वह मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया, जिनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मिश्र बंधु, जो कि यह 3 बंधुओं की हम बात करते हैं, मिश्र जिनकी एक जात थी जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें जानते हैं, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा इसे नाम दिया गया वर्तमान काल का। जिस प्रकार से ऋतिकाल को इन्होंने जो नाम दिया था वह इन्होंने नाम दिया था हमारा, और अन्य भी बहुत सारे नाम इनके द्वारा दिए गए हैं, जिस प्रकार श्रृंगार काल का नाम या अन्य नाम इनके द्वारा दिए गए हैं। तो ये तो था नामकरण। नामकरण के बाद में अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के उपविभाजन की। जो विभाजन किया गया, इसको बांटा गया। आधुनिक काल मुख्य रूप से इसका एक बिंदु था, जो केंद्र बिंदु था, परंतु आधुनिक काल को अन्य कई विभाग भी बांटे गए, इसका विभाजन भी किया गया। तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आधुनिक काल का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसके बाद हम इसके लिए जो लगभग 6 वीडियो जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, आगे हम उसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आधुनिक काल का। हम सभी जानते हैं जो आधुनिक युग है इसमें बहुत सारी रचनाएं, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, बहुत कुछ लिखा गया है। तो उन पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन जो किया गया है वह किस किस रूप में किया गया है। तो पहला जो उपविभाजन किया गया है वह किया गया पुनर्जागरण काल के रूप में, जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, और भारतेंदु युग से यह अधिक प्रसिद्ध है। तो पुनर्जागरण काल के लिए भारतेंदु शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, और भारतेंदु जी, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि आधुनिक काल की जो नींव रखी गई है वह भारतेंदु युग से रखी गई है, उसी तरह आप सभी देख पा रहे हैं कि जो आधुनिक काल का जो आरंभ हो रहा है, जो उसके अंदर नींव का जो काम कर रहा है वह कौन कर रहा है, भारतेंदु युग कर रहा है। और आपको बता दूं कि भारतेंदु जी थे जिन्होंने देश प्रेम की भावना विकसित करी आम लोगों के अंदर। और भारतेंदु जी ने बहुत सारे जो लेखक थे इनके साथ, जो कवि थे इनके साथ वह जुड़े, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता था। और भारतेंदु मंडल वह मंडल था जिसने देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया। इसके अतिरिक्त अंबिका दत्त और जगमोहन, इन सभी कवियों ने भी साथ दिया भारतेंदु जी का। तो आगे हम बात कर लेते हैं जागरण सुधार काल की, जिसे नाम दिया गया द्विवेदी। जागरण सुधार अर्थात जागरण, जागृति आना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा 1900 से 1918 का जो समय है वह माना जाता है जागरण सुधार काल का, अर्थात द्विवेदी जी का। और द्विवेदी जी ने भी इसी रूप में काम किया। देश के अंदर जो भी सुधारों की आवश्यकता थी उनके लिए इन्होंने, उनके अनुसार इन्होंने, परिस्थितियों के अनुसार जो भी रचनाएं करी वह करी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। छायावाद काल का जो समय है 1918 से 1938 का जो समय माना जाता है उसे छायावाद का जो समय माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी को इसका जो आरंभकर्ता या इसका जो स्थापना जो की गई वह की गई हमारे जयशंकर जी प्रसाद जी के द्वारा। और जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जिसमें रहस्यवाद को हम देख सकते हैं, या उन्होंने उस तरह का चित्र प्रस्तुत किया समाज के सामने जो वास्तविक चित्र समाज में उस समय था। छायादोत्तर काल जो है इसको हमने 2 भागों में बांटा है, प्रगति व प्रयोग काल के रूप में। अब प्रगति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रगतिवाद के अंदर जो विचारधारा थी वह मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग यहाँ पर पूर्ण रूप से किया जा रहा था। प्रगतिवाद के अंदर, प्रगतिवाद में जो भी शोषण समाज में किया जा रहा था उसके लिए प्रगति का कार्य किया गया। नारी का जो दृष्टिकोण था, नारी के लिए जो निम्न जो था उसे उच्च करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हमारे प्रगतिवाद के जो कवि थे उनके द्वारा। और प्रयोग काल में भी जो प्रयोग, नए नए प्रयोग किए गए कविताओं को लेकर, जो भाषाओं का जो बदलाव आया, जिस प्रकार से ब्रज भाषा का थोड़ा रूप पहले देखने को मिलता था वह पूर्ण रूप से अंतिम चरण पर आ गया इस काल में। नवलेखन काल को नई कविता भी कहा जा सकता है।
तो नई कविता जिस प्रकार से जो भी लेखन किया गया उसमें जो एक नया रूप देखने को मिला, कविता के अंदर पूर्ण रूप से बदलाव आ गया पूरे साहित्य में। जिस प्रकार से हम बात करें कि जो व्यंग्य था या राष्ट्रता की जो भावना थी, जो सामाजिक जो स्थिति थी या जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको लेकर जो विरोध का स्वर है वह उठना शुरू हो गया था नव लेखन काल में या नई कविता में, जिसका समय 1953 से अब तक का माना जाता है। इस प्रकार से एक जो ट्रिक भी मैंने बनाई थी कि भारत देश छाया प्रगति प्रयोग की नई राह पर, जिसमें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि किन किन रूपों में या किन किन भागों में हमें याद करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे आधुनिक काल के अंदर। आपको मैं दिखा देता हूं कि किन किन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो ट्रिक है इसमें मैं बात करूंगा भारत देश छाया प्रगति प्रयोग की नई राह पर। तो इस प्रकार से यह एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि जो आधुनिक काल है उसमें जो उपविभाजन किया गया है वह कितने रूप में किया गया है। तो भारत शब्द से हम लेंगे भारतेंदु, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। देश से हम जो द लेंगे और द्विवेदी जी के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग द्विवेदी युग, छाया छायावाद, जिसके अंदर सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि थे हिंदी साहित्य के, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। प्रगति और प्रयोग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और नई से हम करेंगे नवलेखन या नई कविता। जी, तो आगे की जो वीडियो हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे हमारे भारतेंदु युग के बारे में, क्योंकि भारतेंदु युग के बारे में पूर्ण रूप से पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विभाग दिया गया है, पहला जो नींव पत्थर रखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जो कवि हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।